मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से डिज़ाइन पैरामीटर्स वेल्डेड टरबाइन में होते हैं। इन सारे पैरामीटर को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक एक डायग्राम खींचता हूँ आपके पास। ये हमारा पाइप है, पाइप में एक नोजल लगा हुआ है और ये हमारा एक रोटर है, रोटर। और रोटर में लगे होते हैं ब्लेड, जैसे हम आपसे कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि कौन कौन से पैरामीटर जनरली कैलकुलेट करने हैं। एक तो ये कैलकुलेट करना है कि जो यहाँ से पानी निकल रहा है नोजल से, किस वेलोसिटी से निकलेगा, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v1 है, जो पानी नोजल से पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है। इसका फार्मूला होता है v1 इज इक्वल टू CV अंडर रूट 2GH, जहाँ पे H होता है नेट हेड ऑन द टरबाइन। नेट हेड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हेड रेस एंड टेल रेस लेवल, यानी कि H इज इक्वल टू HG माइनस HF। और HF कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4FL V² से। ये मैं डिटेल में आपसे लास्ट लेक्चर में इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो इस तरह से हम किस वेलोसिटी से फ्लूइड या नोजल से निकलेगा, हम इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ जेट एट द इनलेट। CV क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू हमेशा 0.98 और 99 के बीच में लेते हैं। ये जनरली एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, जब भी न्यूमेरिकल दिया जाता है ये वैल्यू जरूर दी जाती है कि CV की वैल्यू कितनी है। दूसरा एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो होता है वेलोसिटी ऑफ व्हील। वेलोसिटी व्हील का मतलब होता है कि जब जो है हमारा इस टरबाइन के ऊपर जब फ्लूइड हमारा जो है जब टकराता है, जब फ्लूइड इसके ऊपर टकराता है तो क्या होगा, व्हील हमारी रोटेट करने लगेगी। तो व्हील जब रोटेट करेगी तो इसे क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूट करना, घूमना। यानी हम अगर इसमें दो चीजें निकाल सकते हैं, कितने RPM से ये रोटेट कर रही है या ये कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जब ये रोटर हमारा घूम रहा है, जब ये रोटर हमारा घूम रहा है, ये रोटर घूम रहा है तो हम कितने RPM से घूम रहा है या इसके घूमने की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है। तो देखिए इसका बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला एक होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील। यू को हम लोग खाली वेलोसिटी में लिखते हैं या इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी में लिख सकते हैं। यू इज इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील। तो इसका फार्मूला होता है u इज इक्वल टू KU अंडर रूट 2GH, यानी H दिया हुआ है हमारे पास। नेट हेड अगर हमको वहां पर दिया हुआ है तो हम u निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो KU की वैल्यू होती है ये होती है 0.43 से 0.48 के बीच में, और इस KU को हम लोग स्पीड रेशियो भी कहते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड रेशियो इज इक्वल टू u बाई अंडर रूट 2GH। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी एग्जाम में जनरली ये केवल एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि हाउ टू डिफाइन द स्पीड रेशियो। तो आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ व्हील ऑब्लिक वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ व्हील ऑब्लिक वेलोसिटी ऑफ जेट, दैट इज कॉल्ड द स्पीड रेशियो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके और है, थर्ड पैरामीटर जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट क्या होता है। फिर से समझ लीजिए क्या होता है। ये मान लो हमारा ब्लेड है, ये टरबाइन का ब्लेड होता है, ये टरबाइन का ब्लेड। ये वाला पानी कैसे टकराता है हमेशा,
हमेशा पानी इस प्लेट के सेंटर पे टकराता है। अगर मान लीजिए ये ब्लेड का एंगल दिया हुआ है, दिस इज द एंगल ऑफ ब्लेड, ये एंगल का ब्लेड दिया हुआ है। हम मान लेते हैं ये एंगल का ब्लेड हमारे पास जो फाई दिया हुआ है, कहीं फाई दिया हुआ है, कहीं मीटर दिया हुआ है, ये डिपेंड करता है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। पानी क्या होता है, इस पे गिरने के बाद, इस पे टकराने के बाद पानी इस तरह से ब्लेड के एंगल के साथ निकल जाता है बाहर, ऐसे निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से 5 डिग्री पे ये बाहर आ जाएगा। अगर हम इस लाइन को पीछे मिलाएं तो क्या होगा, ये लाइन फ्लूइड की जो इनिशियल जेट है वो इस तरह से जा रही थी, यहाँ पे ऐसे जा रही थी ऐसे करके, लेकिन अब कैसे जा रही है, अब वापस टकराने के बाद ही ऐसे जा रही है, ऐसे करके, यानी कि ये अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा बाय ज्योमेट्री, यानी ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 5। तो यानी हम कह सकते हैं कि पानी जो है हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, क्या कह सकते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ वेन, एंगल ऑफ वेन, वेन मानो तो ब्लेड, यानी ब्लेड का कितना एंगल दिया हुआ है। इसकी वैल्यू जो है जनरली होती है, मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जनरली जो रखते हैं हम लोग, वो रखते हैं 165 डिग्री के आसपास। इसका मतलब जो वेन एंगल है वो जनरली हम लोग रखते हैं 15 डिग्री के आसपास। तो यानी कि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पेपर में वेन एंगल दे देते हैं, या कभी कभी क्या होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दे देते हैं, इससे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या जेट या एंगल ऑफ वेन भी निकाल सकते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसके अंदर और है, मीन डायमीटर ऑफ द व्हील। मीन डायमीटर व्हील क्या होता है, ये भी समझ लीजिए, मीन क्यों दिया है, क्यों उन्होंने मीन कहा। देखिए ये एक हमारा रोटर है, एक तो रोटर का डायर है कि ये होगा, ये इसे कहते हैं रोटर का डायर कह सकते हैं। लेकिन है क्या कि इसके साथ इसमें क्या लगे, इसमें ब्लेड लगे हुए, ब्लेड लगे हुए बकेट, कैसे लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लेड जो है कुछ इस तरह से लगे होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके ब्लेड लगे होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके ब्लेड लगे होते हैं, ब्लेड की शेप ही ऐसी होती है, ऐसे लगे होते हैं। अब जब नोजल यहाँ से टकराता है, नोजल से पानी निकलता है और ब्लेड के जनरली यहाँ पे कहीं टकराता है। अब देखिए जैसे जब ये इस ब्लेड से जब टकराएगा तो ब्लेड तो आगे चला जाएगा, ये जब घूमने लगेगा तो ये ब्लेड आगे चला जाएगा, इसके बाद दूसरा ब्लेड आएगा, वो भी ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे टकराएगा। इस तरह से एक तरह से हम एक डॉटेड लाइन से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, इस डॉटेड लाइन से ये ड्रॉ कर सकते हैं कि किस ब्लेड के किस किस पॉइंट पे पानी टकरा रहा है। यानी ये डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है मीन डायमीटर ऑफ द व्हील, ये डी जो रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग डायमेट्रिकल पिच भी कहते हैं या सर्कुलर पिच भी कहते हैं। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला होता है U इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 से। यानी अगर हमारे पास n दिया हुआ है, n होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, n को हमेशा याद रखिएगा, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। U क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, d क्या है, डायमीटर, यानी d इज इक्वल टू 60 U बाई पाई n। U हमेशा जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड में, n हमारा आएगा RPM, तो उस केस में डी हमारा आता है वो हमेशा मीटर में आता है, इसको हमेशा याद रखिए। इस तरह से जो है मीन डायमीटर और व्हील भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर एक और आता है, जो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, अगला पैरामीटर पे हम लोग आ जाते हैं। अगला पैरामीटर इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो है जेट रेशियो। अब सवाल है जेट रेशियो क्या होता है। जेट रेशियो क्या होता है ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जेट रेशियो जो है, जेट रेशियो देखिए, जेट रेशियो इक्वल टू दिया हुआ है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यानी इट इज रेशियो ऑफ
डायमीटर ऑफ व्हील ऑब्लिक डायमीटर ऑफ जेट, यानी कि m इज इक्वल टू पिच डायमीटर, पिच डायमीटर क्या है, और डायमीटर ऑफ व्हील ऑब्लिक जेट डायमीटर, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, m इज इक्वल टू व्हील डायमीटर, ऐसा समझिए, व्हील डायमीटर ऑब्लिक जेट नोजल डायमीटर, यानी ये जो नोजल है इसका डायमीटर कितना है, और जो व्हील है, जो व्हील है, ये जो आपका जहाँ पानी टकरा रहा है ब्लेड के ऊपर, ये वो है, तो इसका ये डायमीटर, ये डायमीटर ये कितना है, तो डी और स्मॉल डी इसका रेशियो होता है, इसको हम लोग कहते हैं एम कहते हैं, इसको एम से ही डिफाइन करते हैं। जनरली हमें डिजाइन पैरामीटर में इसकी वैल्यू 12 के बराबर ली जाती है, यानी कि जो डी होता है दैट इज इक्वल टू 12 इंटू डी, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू लेते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर है नंबर ऑफ बकेट्स। नंबर ऑफ बकेट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ बकेट्स का मतलब ये है कि जो हम ये रोटर है, ये रोटर है, ये रोटर है, इस रोटर में हम कितने ब्लेड मैक्सिमम हमको लगाने चाहिए, कितने ब्लेड मैक्सिमम हमको लगाने चाहिए, इसके पीछे भी लॉजिक होता है। अगर हम ब्लेड बहुत ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, ये व्हील हमारा बहुत हैवी हो जाएगा, तो व्हील अगर बहुत हैवी हो जाएगा तो उससे क्या होगा, इसकी जो एफिशिएंसी होगी बहुत डाउन हो जाएगी, या वर्क डन जो है या पावर जो है हमको बहुत कम मिलेगी, इसलिए बहुत ज्यादा भी हम ब्लेड नहीं ले सकते। और अगर हम ब्लेड बहुत कम लेंगे तब क्या होगा, उससे ये होगा कि चूंकि पानी जब पानी एक एक करके ब्लेड से टकराता है, यानी पहले इससे टकराएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ये जो रोटेट करेगा दूसरा व्हील इसके, दूसरा ब्लेड इसके सामने आएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर दूसरा भी ऊपर चला जाएगा, फिर तीसरा ब्लेड आएगा, तीसरा से टकराएगा। अगर ब्लेड बहुत दूर दूर होंगे तो काफी पानी हमारा वेस्ट हो जाएगा, यानी टकरा ही नहीं पाएगा इससे, और ये वेस्ट हो जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, यानी वर्क हमको कम मिलेगा। इसलिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, उस फार्मूले के हिसाब से हम लोग जो है नंबर ऑफ बकेट्स को डिसाइड करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू 15 प्लस डी बाई 2d, जहां पे m क्या है, जेट रेशियो। तो इस फार्मूले से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है इसके अंदर, नंबर ऑफ जेट्स। नंबर ऑफ जेट्स, जेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नोजल्स, यानी कि इसे कहते हैं नंबर ऑफ नोजल। अगर किसी भी नोजल से हम फ्लो रेट निकालना चाहें, किसी भी नोजल से अगर हम फ्लो रेट निकालना चाहें तो फ्लो रेट कैसे निकालते हैं, तो फ्लो रेट कैसे निकालते हैं, एक मतलब ये नोजल है, इस नोजल से हम फ्लो, इसका ये वेलोसिटी v1 से निकल रहा है फ्लूइड, इसका डायमीटर d है, तो इसका फ्लो रेट कैसे निकालेंगे, फ्लो रेट का मतलब होता है फ्लूइड जो यहाँ से निकल रहा है उस वो किस, उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना है। अगर उसको Q से डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू A इंटू V1। ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नोजल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नोजल, यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू π/4d²। तो उस केस में Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा π/4d² इज इक्वल टू V1। एक नोजल से, एक नोजल से इसके इतने, इसके बराबर फ्लूइड या लिक्विड निकलेगा, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना लिक्विड हमारा निकलेगा। लेकिन सपोज करिए कि हमको, सपोज करिए हमें, सपोज करिए 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड लिक्विड एक नोजल से निकल रहा है, हमको चाहिए 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया,
हमको 4 नोजल लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें कभी कभी अगर ज्यादा फ्लूइड चाहिए होता है तो हम नोजल हमें ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं नंबर ऑफ जेट्स। तो नंबर ऑफ जेट्स कैसे डिसाइड करते हैं? इसको एन से डिफाइन करते हैं, Q/Q। यहाँ पे Q क्या है? रिक्वायर्ड फ्लो रेट, रिक्वायर्ड फ्लो रेट, रिक्वायर्ड फ्लो रेट। तो स्मॉल q क्या है? फ्लो रेट बाई ए सिंगल नोजल, बाई ए सिंगल नोजल। एज्यूम क्या किया है हमने? एज्यूम मैंने माना है हमने, ये डायमीटर जो होगा वो 7 नोजल का बराबर होगा। डायमीटर ऑफ ऑल नोजल्स आर सेम, ये हमने एज्यूम किया है। इस तरह से 7 पैरामीटर्स हैं और इस 7 पैरामीटर्स के ऊपर हम जो है पेल्टन टरबाइन को डिजाइन कर सकते हैं, या इस पर कभी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को हम बता सकते हैं। तो एक इसमें पॉइंट और मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपसे, जो जनरली पूछा जाता है, और ये मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पर और पूछा जाता है, अक्सर इसमें पूछा जाता है कि जो ये हमारा नोजल है, यानी जो जैसा हम लोग कहते हैं कि भाई इस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है इसका 45 डिग्री होना चाहिए, हम लोग अक्सर कहते हैं 165 डिग्री होना चाहिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। आखिर ऐसा क्यों 65 ही क्यों होना चाहिए? क्या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम 180 डिग्री भी तो ले सकते हैं? 180 डिग्री लेने का मतलब होता है कि हमारा जो ब्लेड है, जिससे ब्लेड हमारा इस तरह से है, ये ब्लेड ऐसे लेते हैं लोग, सॉरी ऐसे भी नहीं लेते बल्कि ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है, हम ब्लेड ऐसे लेते हैं, यानी कि इसका एंगल दिया होता है ऐसे करके, ये ऐसे करके एंगल दिया होता है, ये एंगल दिया होता है, इस सिमेट्रिकल एंगल होता है। अगर मान लो ये फाई है तो ये भी हमारा एंगल फाई है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो फाई है जनरली 15 डिग्री के आसपास लेते हैं हम। जो ब्लेड है ये फाई इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेते हैं? ये भी ले सकते हैं। जब फाई इज इक्वल टू 0 लेंगे तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें जो वर्क मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है, फोर्स हमको मैक्सिमम मिलता है। फोर्स जो पे फोर्स लग रहा होगा पानी के द्वारा वो मैक्सिमम मिलेगा। अगर फोर्स ज्यादा मिलेगा तो वर्क भी हमको मैक्सिमम मिलना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब अगर हम सपोज करिए कि हमने ब्लेड ऐसा ले लिया, ब्लेड ऐसे करके ये इस तरह का ब्लेड ले लिया हमने, ऐसा ब्लेड का मतलब हो गया कि ये हेमिस्फेरिकल शेप में है, यानी पानी ऐसे जा रहा है और टकरा के ऐसे ही वापस आ रहा है, ऐसे करके ऐसे ही वापस आ रहा है, यानी फाई इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री है। यानी जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो 180 डिग्री। इसमें नुकसान ये होता है कि जब पानी लौटता है तो जो यहाँ ब्लेड लगे होते हैं बहुत सारे, ये जो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, ये बहुत सारे यहाँ ब्लेड लगे होते हैं, ऐसे करके ब्लेड लगे होते हैं, ऐसे करके ब्लेड लगे हुए हैं, ये ब्लेड लगे हुए हैं। तो टकराने के बाद जब पानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा टकरा के, तो क्या भाई दूसरे ब्लेड से टकराएगा ये, यानी ये तो इसको रोटेट करने की कोशिश इस डायरेक्शन में कर रहा है, और जो इसकी अपोजिट धार निकली है उसके अगले ब्लेड से टकरा रही है, वो इसको इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेंगे, यानी दोनों आपस में अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। इसकी वजह से अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से इसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, तो हमें वर्क डन कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाएगी u, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू होता है f इंटू यू। जब u अगर हमारा कम हो जाएगा, यानी इसकी रोटेशन अगर कम हो जाएगा, तो हमें वर्क डन भी कम मिलेगा। Therefore, we generally use phi is equal to 15 डिग्री, 15 to 18 डिग्री जनरली लेते हैं हम लोग, नॉट एक्जैक्टली 15 डिग्री, 15 to 18 डिग्री हम लेते हैं। तो यही मेन रीजन था। इसमें कभी कभी 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि क्या रीजन है कि हम इसमें हेमिस्फेरिकल शेप में हम ब्लेड को लेते हैं, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम नंबर ऑफ ब्लेड्स लिमिटेड क्यों रखते हैं, नंबर ऑफ ब्लेड्स ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक दो बार आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैंने एक एक चीज को बड़े कंसाइज में समझ में आपको बताया है। मैं कुछ इसमें तो न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा, उसको भी आप पढ़िएगा तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच मेरे लेक्चर को सुनने के लिए। इसी के साथ जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको फिर बहुत जल्दी